सबसे पहले सर द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज, हाँ जी यस, व्हाट इज योर आंसर? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सर जो मेन रीजन था ना स्टैग्नेशन मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो रुका हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी उसका क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसमें क्या था बच्चों? जमींदार थे जो कि लगान लेते थे किससे? स्मॉल कल्टीवेटर से, ठीक है। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर, पहला ऑफिशियल सेंसस, सेंसस का मतलब क्या होता था? पॉपुलेशन की काउंट। कौन से ईयर में हुई थी बच्चों? द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881 के अंदर हुई थी। जिसको नहीं याद बच्चों याद कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने है। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? जल्दी से, जिसको नहीं याद फटाफट से लिख लो, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब सर जो ब्रिटिशर्स यहाँ से जो एक्स्ट्रा सामान जो लेकर जाते थे, एक्स्ट्रा वो जो लेकर जाते थे रिसोर्सेज, वो क्या करते थे सर? टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर, अपने ऑफिस के लिए खर्चा करते थे। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किस चीज के लिए करते थे? टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स बोले तो सर्विसेज या फिर ऑल ऑफ दीज। सर हर तीनों चीजों के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स जो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे ये लोग किससे? इंपोर्ट से, मतलब इंडिया से ज्यादा सामान लेकर जा रहे थे और उसको बाहर जाके क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे, या रॉ मटेरियल में कन्वर्ट, रॉ मटेरियल था उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया में सेल करते थे। बेसिकली उनके पास क्या आ रहा था? पैसे। पैसे अपने ऑफिस में लगाते थे या फिर लड़ाई वड़ाई करने में यूज करते थे। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड डाउन बाय द बैटल ऑफ प्लासी। कब लड़ी गई थी बच्चों? 1757 बच्चों। किसमें लड़ी गई थी बच्चों? 1757 लिख लो भैया। बैटल ऑफ प्लासी कब करी गई थी? 1757। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब था? 1881 के अंदर हुआ था, ठीक है। याद कुछ डेट्स आएंगी जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा ईयर्स को। Which industrial received the major setback during the colonial rule? ब्रिटिशर्स के टाइम कौन सी ऐसी थी जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था भैया? किसको इम्पैक्ट पड़ा था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इंडियाज जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेविली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। क्या हुआ था बच्चों? जूट इंडस्ट्री को दिक्कत कहां पर? अर्थक्वेक की वजह से, फेमाइन्स के लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। बिकॉज जब इंडिया जब डिवाइड जब हुआ था तो कुछ पार्ट किसमें चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है। तो हमारे पास किसकी कमी पड़ गई थी सर? जूट वगैरह रॉ मटेरियल की कमी। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन द ईयर, ब्रिटिशर्स कब लेकर आए थे भैया? रेलवेज कब आई थी? 1850 के अंदर रेलवेज आई थी, ठीक है। रेलवेज कब आई थी? 1850 के अंदर। बच्चों तो ब्रिटिश रूल रेलवेज कब लेकर आए थे सर इंडिया में? 1850 के अंदर लेकर आए थे। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू, मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट जो होता था उसमें से आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पड़ जाता था? कहां पड़ जाता था भैया? कहा जाता था बच्चों? ब्रिटेन, है ना। कोरिया नाम का कोई वर्ड आया नहीं था और चाइना उस टाइम पर था नहीं भैया। कौन था अपने ऊपर रूल करने वाला? ब्रिटेन। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लीड टू, क्या हुआ था सर? मासिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था कि इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हुआ था कि बोथ ए एंड बी हुआ था? बच्चों बोलो जल्दी से, क्या हुआ था? बोथ ए एंड बी। बच्चों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जब गई तो बहुत पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। उन लोगों की क्या चलेगी? जॉब चलेगी। और सर जब इंडिया के अंदर नहीं बन रहा था हैंडीक्राफ्ट तो बाहर से क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट। आगे, विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, पार्टीशन की वजह से किसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी? सिल्क में, कॉटन में, जूट में? है जी, किसमें कमी आई थी? जूट में, है ना। अभी सिखाया आपको ऊपर जूट आंसर, ठीक है। रॉ मटेरियल की कमी पड़ी थी बिकॉज पार्टीशन हुआ था सर। डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के टाइम। सर किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे सर? इंडस्ट्रीज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर? सर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। The opening of Suez Canal served as a direct route for ship operating between, तो जब स्विस कैनल ओपन करा था तो जो स्विस कैनल था तो हम कहां पर जाते थे उससे? इंडिया टू ब्रिटेन। कहां जाते थे भैया? इंडिया टू ब्रिटेन। तो इंडिया टू ब्रिटेन जाना है तो कहां से निकलना पड़ेगा आपको? स्विस कैनल से। इसने क्या करा था स्विस कैनल ने सर? जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम था ना वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया था। ये एक तरीके से क्या था? शॉर्टकट था। द ईयर डिस्क्राइब्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बताओ कौन सा ईयर है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है? 1921, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं याद बच्चों लिख लो जो जो मेजर ईयर्स जो आ रहे हैं। डैश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या बनाया था इन्होंने? सबसे इंपॉर्टेंट रेलवेज बनाई थी भैया। सबसे ज्यादा क्या था इनका? रेलवेज। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग्स द डिफरेंट ऑक्यूपेशन।
नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। क्या होता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर? क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग्स डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। भैया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो प्राइमरी सेक्टर भी आता है, टर्शियरी सेक्टर भी आ जाता है और सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसकी बात चल रही है सर? इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कौन सी बात गलत है? गलत वाली बात को आपको टिक करना है। देयर वाज डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये तो सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती थी? जो कि क्या बनाती थी बच्चों? क्या बनाती थी? फिनिश मटेरियल, मशीन्स। मशीन्स जो कि हेल्प करेंगी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो भैया ट्रू था, और ये क्या लगा हमें? फॉल्स। चलो आगे भी देखते हैं। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यस सर, ट्रू था सर ये तो। देयर वाज अ लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी। हाँ, इंडस्ट्रीज थी नहीं तो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर? कम ही होगा। तो ये भी क्या ट्रू है? तो भैया एक ही चीज फॉल्स निकल के आई, ये था कि ब्रिटिश ने कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करा था। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। हाई बर्थ रेट था क्या इंडिया के अंदर? ट्रू, यस। लो बर्थ रेट था क्या? लो डेथ रेट था क्या इंडिया के अंदर? विच इज ट्रू? ओ सॉरी, हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज ट्रू। तो लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था क्या हाई था? कैसा था बच्चों? हाई था, है ना? तो ये तो क्या हो गया? फॉल्स। हाई लिटरेसी रेट थी क्या? नहीं, लो लिटरेसी रेट थी। लो डेथ रेट थी क्या? नहीं सर, ज्यादा थी। ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो हाई बर्थ रेट था इंडिया के अंदर, ये क्या है बच्चों? ट्रू। यहाँ पर हमें किसको आइडेंटिफाई करना था? ट्रू वाली स्टेटमेंट को। समझ रहे मेरी बात? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई था कि एक साल से होने से पहले बच्चों की पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो रही थी। हाई लिटरेसी रेट नहीं था, लो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल? फॉरेन ट्रेड के बारे में कौन सी बात है जो कि ट्रू नहीं है? इंडिया सफर्ड लार्ज ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ने लार्ज ट्रेड डेफिसिट सफर करा था क्या? नॉट ट्रू का मतलब जो की बात क्या है? फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब जो की बात क्या है? फॉल्स। इंडिया सफर्ड लार्ज ट्रेड डेफिसिट, ट्रू। ट्रू। ट्रेड डेफिसिट कब होता है भैया? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होती है किससे? इंपोर्ट से, है ना? कि या फिर इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से? डेफिसिट पे कब जाएगा भैया? इंडिया सफर्ड लार्ज ट्रेड डेफिसिट। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कम्युनिटी production, commodity production were followed. Restrictive policies of commodity production was followed. Restrictive policies थी क्या commodity production की? बोलो, restrictive policies क्या होती है? जो कि आपको बिजनेस करने से क्या करती है? रोकती है। ऐसा था कि नहीं था सर? ये तो ट्रू है सर। ब्रिटिश मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी ट्रू है सर। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये भी क्या है? ट्रू है। तो इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट, बोलो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स है। पता है क्यों? इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। क्या होता है बच्चों? ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होना? कि जब आपका, देखो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, बाहर वालों के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, हमारी इंपोर्ट ज्यादा थी किससे? एक्सपोर्ट से। समझ रहे हो? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स कौन सा है? तो इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट, ये क्या है? फॉल्स है। भैया ट्रेड तो सबसे ज्यादा किसमें चल रहा था? इंडिया में। इंडिया से ही सबसे ज्यादा क्या हो रहा था? एक्सपोर्ट भी हो रहा था, और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या हो रहा था? इंपोर्ट भी हो रहा था। On the eve of independence, India's democratic condition was categorized by which of the following statement? बताओ, इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सी सबसे बेस्ट लाइन है जो कि डेमोग्राफिक कंडीशन को दिखाती है? लो लिटरेसी रेट, लो मोर्टालिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बच्चों लो थी जब डेथ रेट ज्यादा थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज ईयर्स जो हम जो जी रहे थे वो क्या था? कम था। हाई लिटरेसी रेट हो नहीं सकता। लो लिटरेसी रेट ये भी सही है। हाई मोर्टालिटी रेट ये भी सही है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई? गलत हो गई। लो लिटरेसी रेट, हाई मोर्टालिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट, तो वो क्या था? हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लिटरेसी भी कम थी। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी डैश इयर्स। भैया सेंसस कितने सालों में होता है? हाँ जी, 10 इयर्स। सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 इयर्स। हाँ जी, सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 इयर्स। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज,
क्यों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज? मेन रीजन क्या था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का? हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हैवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, के ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन का मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों डूब गई? हैवी टैरिफ किसके ऊपर है? एक्सपोर्ट्स के ऊपर। के मतलब आप अगर आप इंडिया से बाहर भेजोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टैरिफ, टैक्स लगेगा। हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। बच्चों हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इसमें आ रहा है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या लग गई? हैवी ड्यूटी। रॉ मटेरियल का मुझे क्या करना, मुझे तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का डिक्लाइन देखना है ना, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। हैवी ड्यूटी किस पे लगी हुई थी? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। आगे, डैश सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। प्रीडोमिनेंट रोल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर? ऑब्वियसली किसका था? क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन क्या कर रही थी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडियन सॉइल वाज रन ऑन 1853 बिटवीन। पहली बार जो ट्रेन जो चली, दो कौन से स्टेट्स के बीच में चली थी सर? थाने, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, कब चली थी? बॉम्बे टू थाने, याद रखना। ठीक है, पहली ट्रेन जो रन जो करी थी उन्होंने कहां से रन करी थी सर? बॉम्बे टू थाने। India entered the dash stage of demographic transition after the year 1921. 1921 के अंदर कौन सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी सर? सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब जो वही कंडीशंस में जो चेंज जो आना, बर्थ रेट डेथ रेट के अंदर जो चेंज जो आना, वो कौन सी कंडीशन थी सर? सेकंड। सेकंड डेमोग्राफिक एकदम से हमने शिफ्ट देखा भैया पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट? कौन सी करेक्ट है बताओ? स्विस कैनल वाज ओपन इन 1679, ये तो फॉल्स है। टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1807, सबके यहाँ याद नाम याद करने पड़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी वाज 1747, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881, अभी पढ़ाया ना, तो ये क्या है? ट्रू है। तो बच्चों ईयर, ईयर क्या करने पड़ेंगे याद? आपकी इंडियन की बुक थी ना, उसके पीछे सारे क्या गिवन थे? ईयर गिवन थे हर चैप्टर के पीछे, उसको क्या करना पड़ेगा याद। अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश क्रॉप्स। बताओ कौन सी क्रॉप से गए? फूड से किसके पास गए थे? फूड से कौन से पास गए थे? कैश के पास गए थे। हमने बोला था फूड क्रॉप्स को कम करो, कैश क्रॉप्स को बढ़ाओ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द इंडियन इकोनॉमी एंड चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बताओ सबसे पहली चीज कौन सी हुई थी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी कब हो सकता है? अगर आपको ईयर्स क्या है याद है, अगर आपको ईयर्स क्या है याद है, तो ये हो सकता है थर्ड बैटल ऑफ प्लासी। ओके, फिर फर्स्ट रेलवे लिंकिंग थाने विद थाने हुआ था, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल 1881 में ये हुआ था, फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था। तो पहले जाएगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो कहां पर दिख रहा है ये? डी पार्ट। किसमें दिखेगा बच्चों? बच्चों तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर्स याद करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे? ईयर्स। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ, क्या एक्सपोर्ट करता था सर इंडिया? प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यहां से जाते थे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके आते थे। डैश मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बोलो क्या बोलेंगे? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, बेचने के लिए जब हम कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ पढ़ के देखो ध्यान से, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है? ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर डी से पढ़ना स्टार्ट करें, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ठीक है। टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर। फेवरेबली अफेक्ट करा था क्या?
फेवरेबली भी करा था यार, नहीं सर, एडवर्सली इफेक्ट करा था। कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिटिश, तो ये तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली गलत। ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी ने क्या करा था, एडवर्स चेंज करा था। आगे सी। बेटा जब भी करेक्ट आंसर नहीं दिखता तो सबसे पहले आप क्या करो, सीधा उनको तो एलिमिनेट कर दो जो भी सीधा सीधा क्या दिख रहा है गलत। लिबरल पॉलिसीज ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, फिर दोबारा से क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। लिबरल पॉलिसीज, भैया पॉलिसीज इनकी लिबरल थी कि रिस्ट्रिक्टिव थी, रिस्ट्रिक्टिव थी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, इफेक्टिव पॉलिसीज के रिस्ट्रिक्टिव, इफेक्टिव मतलब अच्छी पॉलिसीज जो उसको फायदा देगी, कैसी पॉलिसीज थी, रिस्ट्रिक्टिव थी, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, ठीक। तो पॉलिसीज कैसी थी, रिस्ट्रिक्टेड, और उन्होंने कैसा इफेक्ट करा था बच्चों, एडवर्सली अफेक्ट करा था। ठीक है, समझे। यस, कहां पे गलतियां थी, द बैकवर्डनेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज मेनली ड्यू टू, बैकवर्डनेस क्यों थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बैकवर्डनेस क्यों थी, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की जमींदारी सिस्टम, ऑब्वियसली सर जमींदारी सिस्टम। जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम आता है और बैकवर्डनेस का नाम आए तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम। इन 20th सेंचुरी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस, वेयर वाज दिस सरप्लस यूज्ड, कहां पर यूज कर रहे थे भैया ये सरप्लस, तो इन्वेस्ट कैपिटल गुड्स में ही लगा रहे थे क्या ब्रिटेन वाले, to invest in capital goods to meet the official war expenses of the British। ठीक है, सैलरीज वगैरह की कोई बात नहीं थी। Colonial government made no sincere attempts to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's income growth in the pre-independence era was dash and per capita income was dash। नेशनल इनकम ग्रोथ कितनी परसेंट थी और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कितनी परसेंट देखने को मिली थी, तो ये जो ग्रोथ थी जीडीपी, जीडीपी बच्चों पहले दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, लेस देन कितना था 2%, और जो ग्रोथ थी पर कैपिटा ग्रोथ जो थी वो क्लोज टू 0.5%, क्या था, डी वाला पॉइंट। कुछ कुछ एमसीक्यू है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मार्क करना पड़ेगा। 20 एमसीक्यू पढ़ोगे तो 2 एमसीक्यू ऐसे निकल के आएंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में लर्न करना पड़ेगा, उसमें से ये एक है। तो कितनी ग्रोथ थी बच्चों, लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम में कितना चेंज आया था, सिर्फ 0.5%। ठीक है, कोई लिखता हुआ नहीं दिख रहा, कोई लिखता हुआ नहीं दिख रहा, सारे के सारे बस ऐसे बैठ गए हैं। ठीक है, आप करवा दो। आप दोबारा से क्या वीडियो को देखोगे क्या घर पे जाके, के साथ साथ लिख लो जो एमसीक्यू नहीं हो रहा या जो लग रहा है कि सर टेक्निकल है इसको लर्न करना पड़ेगा। अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट जमींदारी ड्यूज टू द स्टेट वर फिक्स्ड, है ना। व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर्स, तो इसका मतलब कल्टीवेटर्स के साथ क्या हो रहा था सर, कल्टीवेटर्स के लिए क्या हो गया सर, क्या हो रहे थे कल्टीवेटर्स, मतलब फिक्स था कि भैया तेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर, फर्क नहीं पड़ता था कल्टीवेटर अमीर है कि गरीब है, उसको इतने पैसे फिक्स देने पड़ेंगे। तो क्या हो रहा था उनके साथ, एक्सप्लॉइटेड एंड फे टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस, फर्क नहीं पड़ता भाई तू कितना सामान ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा, आपको इतने पैसे देने हैं तो देने पड़ेंगे, ये दिक्कत थी। In which of the following ways did the British Raj impact the Indian economy the most? भैया ब्रिटिश राज ने कैसे इंपैक्ट करा इंडियन इकोनॉमी को मोस्ट, बताओ कौन सा पॉइंट सही है। भैया ये तो अच्छी बात हो गई, रेलवेज बनाई, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट मिली, ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर आर्मी विद इंडियन एम्प्लॉयज एंड फॉट इन वॉर्स ओवरसीज, ब्रिटिश प्रोवाइडेड टैक्स कंसेशन टू द टैक्स कंसेशन, तो अच्छी बात हो गई कि भैया कम टैक्स लगाना। ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, यहाँ से क्या लेकर जाते थे, कॉटन फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ क्लॉथ। फिर एंड लेड टू लार्ज स्केल क्या हो गई थी यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। तो भैया मेन जो था ना, जो इम्पैक्ट करा था वो इसने करा था, तो पॉइंट नंबर ए ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 पॉइंट तो क्या है, फेवरेबल पॉइंट्स है। ऑक्यूपेशनल सेक्टर रेफर्स टू, हाँ जी, अब कोई नहीं बोलेगा, चेतन बताएगा, बोल जल्दी, अभी करा ये वाला क्वेश्चन। ऑक्यूपेशनल सेक्टर रेफर्स टू
distribution of workforce amongst different sectors of economy. Prior to India's independence, stagnation in agriculture sector was mainly caused by लैंड सेटलमेंट सिस्टम, है ना? समझ रहे हो? थोड़ा सा रिपीटेशन हुआ. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बताओ. थर्ड, मतलब याद करना पड़ेगा इसको. तो पहले ये था, पहले क्या था? इंट्रोडक्शन टू रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश. फिर उसके बाद क्या था? ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल. फिर उसके बाद ये था थर्ड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. और फिर किस पे जाएगा भैया? किसको चला जाएगा? फोर्थ वाला. थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट. थर्ड, फोर्थ, हाँ, पहले किसको आएगा, है ना? ये थर्ड और ये फोर्थ. फिर सेकंड पे किसको आएगा? थर्ड पे ही आएगा मेरे दोस्त. ये करेक्ट आंसर है. सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट. ईयर्स को एक बार देख ले बुक के पीछे जो गिवन है. डैश वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. फेमाइन्स किस वजह से होती है? फेमाइन्स का मतलब क्या होता था? व्हेन देयर इज लेस फूड अवेलेबल, है ना? खाना नहीं था सर. क्या रीजन था सर? जमींदारी सिस्टम, रेलवेज, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बेटा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि आप फूड क्रॉप से कौन सी क्रॉप के पास चले गए थे? कैश क्रॉप्स. आपने वीट्स वगैरह उगाना खत्म कर दिया था, राइस उगाना खत्म कर दिया था. उसकी जगह क्या ग्रो कर रहे थे? जूट ग्रो करने लग गए थे, है ना? तो धीरे धीरे फिर खाने की कमी बढ़ गई. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. There was a high birth and death rate in India. India was predominantly an agriculture economy. Infant mortality rate was low. India became an exporter of finished consumer and an importer of primary products. Which one of the following is not the characteristics of Indian economy? बच्चों मेरे को एक तो ये नहीं लग रहा. और इंडिया वॉज प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर तो था ही. हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट. और क्या नहीं लग रहा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज लो, क्योंकि ये कैसा था? हाई था, हाई. तो कौन सा जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज, कैसी इकोनॉमी थी? स्टेगनेंट, बैकवर्ड, डिप्लीटेड. ऑल ऑफ दीज बेटा. स्टेगनेंट भी थी जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी. बैकवर्ड भी थी बिकॉज हमारे सारे जो इक्विपमेंट्स थे, मशीन्स थी, वो सारी क्या होती थी? पुरानी. और डिप्लीटेड का मतलब वी हैड नो मनी टू रिप्लेस दैट मशीनरीज. ठीक है. डिप्लीटेड इकोनॉमी क्या होती थी? फ्रॉम द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी चूज द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शंस. बताओ. अब यहाँ से देखो आपको क्या कर पाओगे? लर्न कर पाओगे. क्या बी का क्या किसके साथ जाएगा? सेकंड के साथ. राइट पेयर पूछ रहे. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 के अंदर. तो ये क्या हो गया भैया? 42 का क्या आ गया आपका? बी आ गया. इंडिया एक्सपीरियंस डैश डेथ रेट बिफोर 1991. डेथ रेट कैसा था? क्यों लो? क्यों? इंडिया एक्सपीरियंस हाई. बेटा डेथ रेट तो हमेशा हाई पड़ा है ना हमने. In the Swadeshi movement against the British started in 1905, Indians started ditching British goods for the Indian products. Which of the following would have been the likely impact of the movement? तो स्वदेशी मूवमेंट जब आई थी ना, तो इंडियंस ने कौन से सामान को छोड़ दिया था? ब्रिटिश प्रोडक्ट को छोड़ दिया था. ठीक है. तो उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? राइज इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, fall in import from Britain, rise in production of goods in India, rise in export tariff. बताओ क्या फर्क पड़ा होगा? fall in import from Britain, ये तो हुआ ही होगा. और rise in production of goods in India. अब इंडिया के अंदर सामान बनने लग गया था. तो ये किसके अंदर जाएगा बच्चों? Q and R, है ना? यही चीज तो होगी ना. जब एक्सपोर्ट हम करेंगे नहीं तो टैरिफ बढ़ा के क्या करना है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? बताओ. British colonial rule made India new importer of raw material, net importer of raw material. क्या है? सी पार्ट करेक्ट है.
The real motive behind infrastructure development was to serve the people of India? No. Indian handicraft industry enjoyed? No. British colonial rule made India net importer of raw material. Net importer of raw material. रॉ मटेरियल थोड़ी ना इंपोर्ट करते थे, इंडिया तो क्या इंपोर्ट करता था? फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल तो क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था। दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा हुआ? इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो दिस इज करेक्ट। There are two statements given below about the changes in India's structural composition in the period 1950 and 1990. बताओ कौन सी? Which of these statement is are true? या तो एक या दो। At the beginning of the period, the share of agriculture in the GDP was highest. सही बात है ना? तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता था? एग्रीकल्चर। Increase in agriculture productivity during the period led to further increase in the share of agriculture in the GDP by the end of this period. Increase in agriculture productivity during the period led to further increase in share of agriculture in the GDP. भैया कोई इंक्रीज आया था क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में? नो सर। तो सिर्फ कौन सा सही है सर? ओनली पी। During the second half of the 19th century, cotton textile mill mainly dominated by the Indian entrepreneurs were located mainly in, कहां पर located थी cotton textile mills? कहां पर located थी? कैसे बता सर? बंगाल में तो हो नहीं सकती सर। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बताओ कौन सी चीज फॉल्स है? इंपोर्ट ऑफ जेम्स फॉल्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, बाहर से मोतियां मोतियां थोड़ी ना मंगवाएंगे ब्रिटेन से। ठीक है, ये चीज क्या है? फॉल्स है, फॉल्स। बाकी सारी चीजें क्या थी? करेक्ट थी। फिनिश गुड्स तो हम इंपोर्ट करते थे, ट्रू। एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल सरप्लस था, ट्रेड। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्रीडोमिनेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी फॉल्स है? अब ये बताओ। एग्रीकल्चर, ये तो ट्रू है, सबसे लार्जेस्ट वर्कफोर्स यहाँ पे काम करती थी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किसमें थी? एग्रीकल्चर के अंदर। अनबैलेंस ग्रोथ वाज क्रिएटेड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, क्योंकि वर्कफोर्स किसमें ज्यादा थी? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में ज्यादा थी, टर्शरी वगैरह में थी नहीं। तो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर देन द एग्रीकल्चर। क्या बात बोल रहे हो सर? ये तो क्या हो गई? गलत हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ बढ़ रहा था? In the dash state of demographic transition, India experienced that birth rate and dash and low death rate. In the first state of, कौन सा पार्ट हो जाएगा? सॉरी, सेकंड। इन द सेकंड स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि 1921 के अंदर हुआ था, इंडिया एक्सपीरियंस हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, यस, ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बोले तो क्या है सर? फॉल्स है। अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया, बोलो जी। अब ये वाला ये बताइए, सृष्टि बताइए, बताओ बताओ। सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज टू हाई, जबकि ये क्या थी? कैसी थी बेटा कशिश? लो थी, लो। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेट्स ऑफ डैश ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वाज कंसीडर्ड। कौन था भैया जिसके नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स बहुत अच्छे थे? वी के आरवी राव। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोलो कहां किन चीजों से लगता है कि सर एडवर्स इंपैक्ट था ब्रिटिशर्स का? कम्युनिकेशन नेटवर्क इंडिया में आया, ये तो अच्छी बात है सर। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अच्छी बात है। रेलवेज आई, अच्छी बात है। सर चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन, ये क्या हो गया सर? गलत हो गया। मतलब इंडिया अपना सामान ना बेच के सिर्फ क्या कर रही थी? सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना? तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या था? इंपैक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स, तो ट्रू है किसके लिए? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए। बताओ जल्दी से। सी,
Which of the following statement correctly describes the demographic transition? Sudden decline in the population growth due to migration. No sir, पॉपुलेशन तो क्या करी थी सर उस टाइम पे बर्थ रेट की वजह से ज्यादा हुई थी सर. A change in the population density across different states in India. A significant increase in the birth rate and death rate simultaneously. या फिर a shift from high birth and death rate to low birth and death rate over time. Correctly describes demographic transition. Shift from high birth and death rate to low birth and death rate over time. A significant increase in birth rate and death rate simultaneously. वैसे सी पार्ट होना चाहिए है ना. कौन सा पार्ट है? सी. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट्स. ये समझे? चलो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करके देखिए फिर मैं देखो जी क्या लिखा हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए से क्या होगा? असर्शन. आर से क्या होगा? रीजन. असर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट. एंड क्या वो स्टेटमेंट उसका करेक्ट रीजन है? चूज वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स. असर्शन. हमने एक बात बोली, हमने बोला इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन. एक्सपोर्टर था प्राइमरी का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का. रीजंस, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी. क्या इसका रीजन है? क्या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कमोडिटी प्रोडक्शन की. ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट adversely affected by structure, composition and volume of foreign trade. तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. ये दोनों सही है. और जो रीजन आप जो दे रहे हो इस लाइन के लिए, assertion वाली लाइन के लिए, वो रीजन क्या है? एकदम करेक्ट है. दूसरा क्या लिखा हुआ है? both assertion and reasons are true and reason is not the correct explanation. reason जो है ना वो करेक्ट नहीं है इसका explanation. और सी क्या लिखा हुआ है? assertion is true, reason is false, assertion is false, reason is true. हमेशा आपको जो है ना एबीसीडी के अंदर यही चीज देखने को मिलेगी. ऐसा ऊपर नीचे नहीं करती assertion के अंदर. मतलब ए वाले पॉइंट में हमेशा ऐसे ही होगा, बी में ऐसे ही, सी में. आपके हिसाब से क्या लगता है सर? assertion सही है? assertion सही है? reason सही है? सही है. तो कौन सा जाएगा बच्चों? ए वाला जाएगा. कौन सा जाएगा बच्चों? ए वाला जाएगा. कि भैया इंडिया जो है एक्सपोर्टर तो था प्राइमरी का, इंपोर्टर भी था, तो assertion तो क्या है बच्चों? करेक्ट है. अब ये ऐसा क्यों था? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसने अफेक्ट करा था हमारे इस चीज को, स्ट्रक्चर को. ठीक है. इंपोर्ट वो ज्यादा वो नहीं करने देते थे, इंडिया में नहीं बनाने देते थे. आगे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर. कैश क्रॉप ने फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करा था? नहीं करा था? फॉल्स. फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स. फार्मर्स को हायर प्राइसेस मिले थे कि कैश क्रॉप्स को बनाने के लिए? हैं भाई, उनको बोला तो था, लेकिन क्या उनसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुई थी? नो. क्या लिखा हुआ था? सर हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं हुई थी. तो असर्शन तो क्या है? फॉल्स है. और रीजन क्या है? ट्रू है. चलो. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गई तो हमने इंपोर्ट करने लग गए थे ब्रिटेन से. असर्शन तो क्या लग रही है मुझे? सही लग रही है बच्चों. असर्शन तो क्या है? सही है. इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स. है ना. ये भी बात क्या थी? करेक्ट थी. कि भाई हमारे जो गुड्स जो थे ना कंपैरिजन में उनके गुड्स से ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके कैसे गुड्स थे? मशीन मेड. और हमारे कैसे थे? ह्यूमंस. तो ये दोनों क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. आगे. द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स अप्रोक्सीमेटली 75. भैया ये तो करेक्ट है. All the state witness an increase in dependency of workforce on the agriculture sector. हाँ जी. ये वाला क्या है? All the state witness increase in dependence of workforce on the agriculture. क्या सारे के सारे स्टेट्स जो है वो डिपेंडेंट थे क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर? कुछ स्टेट्स के अंदर हमने देखा था कि भैया वो किसकी तरफ जाने लग गए थे? टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन करने लग गए थे. तो यहाँ पे इसलिए ये वाला चीज क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगा. तो असर्शन इज ट्रू और रीजन क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. लाइन अगर आपने चैप्टर को एक एक लाइन अगर आपने बीच से पढ़ रखी है तो आपको पता चलता है. Opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of transportation. Correct sir. Suez Canal provided a direct route for ships operating Britain and India. भैया सही है. फिफ्थ का क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा. The infrastructure facilities during British rule were highly developed.
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज हाईली डेवलप्ड, नहीं सर। डेवलप कर रहे थे वो, कुछ कुछ हो पाई थी, कुछ कुछ नहीं हो पाई। द मेन मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट, यस। ये किस चीज के लिए कर रहे थे? अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए ही तो कर रहे थे, ये क्या है? ट्रू। इंडियंस के लिए थोड़ी ना सोच रहे थे, रोड्स बना रहे थे अपनी मिलिट्रीज के लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, assertion is false but reason is what? True। आगे, under the British rule there was a huge export surplus due to excess exports, yes, yes। India became an exporter of primary product and importer of finished goods। एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। सही तो है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो क्या हो गया? एक ऐसे क्या वर्ड गलत कर दिया, क्यों? एक्सपोर्ट हम प्राइमरी प्रोडक्ट करते थे और इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश गुड्स ही तो करते थे, वो भी क्या है? ट्रू है। एट्थ वाले पॉइंट की बात करते हैं, फार्मर वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल क्रॉप, राइट, यस। एग्रीकल्चर was exploited during zamindari under the colonial rule। एग्रीकल्चर was exploited through zamindari। हाँ जी, हाँ जी, एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड। क्या ये असर्शन का करेक्ट रीजन है क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? मतलब ये बोलना चाहता है फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कैश क्रॉप्स बनाने के लिए, जबकि कि तुम राइस मत बनाओ, व्हीट मत बनाओ, किस चीज के लिए? कमर्शलाइजेशन करने के, पैसे ज्यादा है। एक और एग्रीकल्चर वर्ड एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम, ये दोनों बात क्या है? अलग अलग है। तो असर्शन क्या है? सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे, during the colonial rule, India's export exceeded imports, which resulted in surplus of balance of trade। Balance of trade क्या थी? Surplus थी। तो ये तो क्या है सर? ट्रू हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट जब भी ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो बीओपी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ट्रेड सरप्लस वाज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट, अरे नहीं भाई, इंडिया के लिए किसने सोचा? तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे, 10th, India renowned handicraft industries was systematically destroyed due to discriminatory trade policies of the British government। हैं जी, ट्रू है कि नहीं? ट्रू है सर, ट्रू है ना। Colonial government imposed heavy duty on import of finished goods from Britain। क्या हो जाएगा? Colonial government imposed मतलब क्या? रीजन, करेक्ट रीजन है क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए? Colonial government imposed heavy duty on import of finished goods, नो सर, finished goods का क्या? तो ये क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पर assertion is true but reason is false, ये वाला जाएगा क्या? यस। 1921 is year of great divide, yes, yes, true है। आफ्टर 1921 टोटल पॉपुलेशन इंडिया नेवर डिक्लाइंड, भैया पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई क्या? हाँ जी, कभी कम नहीं हुई क्या? यस, कभी कम नहीं हुई। कभी कम हुई क्या 1921? नहीं, ट्रांजिशन देखने को मिला था, इसके बाद तो पॉपुलेशन भैया बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, आज भी कम नहीं हो रही। ड्यूरिंग द इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड, साउंड मतलब ये क्या स्पीकर की बात चल रही है? इंडस्ट्रियल बेस, साउंड मतलब अच्छा इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कुड नॉट डेवलप, ट्रू है सर, नहीं बना पाई। Britishers followed restrictive trade policies which led to the rise of handicraft industries। बोलो जी, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। राइस थोड़ी ना हुई थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देयर वाज टैक्सेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल, ट्रू है ना? ट्रू। ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, है जी, ट्रू। लैंड सेटलमेंट का सिस्टम लेकर आए थे ना, कौन सा सिस्टम? जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे। तो क्या हो गया? assertion is this and reason is the correct explanation of assertion। 14th, establishment of Suez Canal intensified Britain's control over the Indus foreign trade, true है सर, है ना। अब ज्यादा कंट्रोल था, ज्यादा आना जाना कर पाते थे, यूरोपियंस नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल साउथ अफ्रीका टू रीच इंडिया, ट्रू है सर। कौन सा हो जाएगा? 14th का ये हो जाएगा, है ना। अब लंबा नहीं घूमना पड़ता था, स्विस कैनल से डायरेक्टली आते थे। The British introduced railways in India in 1850, which is considered one of the most important contributions। क्या हो गया? True है। The British has let India's best interest in mind while developing the infrastructure। बेस्ट इंटरेस्ट इंडिया के बारे में सोचा था क्या इन्होंने? फॉल्स, नो, इंडिया के बारे में इंटरेस्ट मतलब इंडिया के हक में जब सोचा था, तो सर ऐसा तो नहीं था ना सर।
Study of the following statement. During colonial rule, both mortality rate and infant mortality rate was very high. सही है सर. British never paid any heed towards improvement of health. ये भी क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया. तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? Both assertions and reasons are true. आप कौन से क्वेश्चंस करने हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. चलो स्टार्ट करते हैं. कौन सा? 14th. Establishment of Suez Canal intensified British control, Britain control. मतलब बेटा वो हो गया था ना, जो रूट जो था वो क्या हो गया था? छोटा हो गया था, तो उनका आना जाना ज्यादा लगा रहता था. किनका? ब्रिटेन्स का. किसके ऊपर? इंडियाज फॉरेन ट्रेड. तो यूरोपियंस नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल. अफ्रीका से होके नहीं आना होता था, डायरेक्ट रूट था आपका इंडिया टू यूरोप. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे.